हम जो है क्लास +2 की NCERT को लाइन बाय लाइन क्या कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस। इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम जेनेटिक्स के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे, मेंडल के लॉ के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे, इनहेरिटेंस ऑफ 1 जीन एंड 2 जीन्स के बारे में, एंड सेक्स डिटर्मिनेशन, म्यूटेशन एंड जेनेटिक डिसऑर्डर के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले जो है आपकी जेनेटिक्स क्या होती है, आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी जेनेटिक्स क्या होती है। तो जेनेटिक्स जो होती है दैट डील विद द इनहेरिटेंस एज वेल एज वेरिएशन इज कॉल्ड एज द जेनेटिक्स। ऐसी ब्रांच ऑफ बायोलॉजी जो कि इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस के साथ डील करती है उसी को हम क्या बोलते हैं, जेनेटिक्स हम बोलते हैं। लेकिन इनहेरिटेंस क्या होता है, इनहेरिटेंस जो होता है ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन, दैट इज कॉल्ड एज द इनहेरिटेंस। ठीक है, तो प्रोसेस बाय विच क्या होते हैं, आपके कैरेक्टर जो होते हैं वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन में क्या होते हैं, पास होते हैं, दैट इज फ्रॉम पेरेंट्स टू चाइल्ड होते हैं, जब पास होते हैं उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, इनहेरिटेंस हम बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद वेरिएशंस क्या होती है, वेरिएशन का मतलब होता है कि जो भी आपके ऑफस्प्रिंग है, जो भी आपकी न्यू जनरेशन हैं, वो अपनी ओल्ड जनरेशन से या अपने पेरेंट्स से किस डिग्री से वेरी कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एज अ वेरिएशन। तो वेरिएशन का मतलब होता है डिग्री बाई विच प्रोजनी जो होता है दैट डिफर फ्रॉम देयर पेरेंट्स इज कॉल्ड एज वेरिएशंस। अब देखो क्या है कि हमारे जो अर्ली एग्रीकल्चरलिस्ट थे, चाहे ऐसा तो है नहीं कि मतलब जब से हमने जेनेटिक्स पढ़ना स्टार्ट किया तभी हमें इनहेरिटेंस और वेरिएशंस के बारे में पता चला। जो हमारे अर्ली जो एग्रीकल्चरिस्ट थे, यानी कि हमारे 8,000 से 10,000 साल पहले क्या होते हैं, वो वेरिएशंस जो होते हैं वो जानते थे। वो कहीं ना कहीं जानते थे कि वेरिएशन जो होती है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ही छुपी हुई होती है। ठीक है, आपकी वेरिएशन जो होती हैं वाइल्ड पॉपुलेशन में भी क्या करती है, मतलब प्रेजेंट होती है। तो उन्होंने क्या किया, उन वाइल्ड पॉपुलेशन ऑफ प्लांट में जो है मतलब क्या किया, मतलब आपके उन प्लांट को सिलेक्ट किया जो कि मतलब बेरी करते थे और जिनके पास क्या थे, मतलब कॉन्ट्रास्टिंग या मतलब बेनिफिशियल करेक्टर थे, और उनको क्या कर किया, उनको कल्टीवेट करना स्टार्ट कर दिया और फिर वह एग्रीकल्चर के रूप में इसको मतलब उन्होंने डेवलप करना स्टार्ट कर लिया। तो एक्चुअली देखा जाए तो वेरिएशन जो होती है ये पहले से ही हमारे जो है वाइल्ड पॉपुलेशन में कुछ ऐसे स्पीसीज होती हैं जो कि मतलब वेरी करते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि जो साहिवाल ऑफ पंजाब जो है एक गऊ की ब्रीड है, ठीक है, उसको हमने क्या किया, उसको हमने वो एक जो आपकी वाइल्ड स्पीसीज होती है आपकी गऊ की, वहीं से क्या किया, उसको हमने डोमेस्टिकेट करना स्टार्ट किया और धीरे धीरे क्या हुआ, एक अलग सी ब्रीड जो है वो डेवलप हो गई, दैट इज कॉल्ड एज अ साहिवाल ऑफ गऊ। ठीक है, तो ऐसा बोलने का मतलब क्या है कि ये इस पूरे के पूरे चैप्टर में हम जेनेटिक्स में क्या पढ़ेंगे, हम इनहेरिटेंस के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे, हम वेरिएशंस के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे, और आपके जो मतलब क्या बोलते हैं, हम जो है मतलब लॉ ऑफ मेंडल के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। हम NCERT को लाइन बाय लाइन स्टडी करेंगे। तो हैव यू एवर वंडर्ड वाई एन एलिफेंट जो होता है ऑलवेज गिव्स वर्थ ओनली टू ए बेबी एलिफेंट नॉट द सम अदर एनिमल्स। ठीक है, आपने देखा होगा कि एक एलिफेंट जो होता है हमेशा एलिफेंट की ही बर्थ देता है, उससे मतलब कोई लायन वगैरह टाइगर की तो बर्थ होती नहीं। ठीक है, या मैंगो ट्री के ऊपर केवल मैंगो के ही फ्रूट क्यों लगते हैं। ठीक है, तो बोलने का मतलब क्या है कि जो ऑफस्प्रिंग्स होते हैं वो क्या होते हैं, आपके जो होते हैं पेरेंट्स से क्या होते हैं, आइडेंटिकल होते हैं, सिमिलर होते हैं, और उनमें क्या होती है, थोड़ी बहुत जो होती हैं डिफरेंसेस भी प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में जब हम स्टडी करेंगे तो हम पूरा का पूरा जेनेटिक्स के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। तो दीज आर सेवरल रिलेटेड क्वेश्चन जो कि डेल्ट विद साइंटिफिकली एक ब्रांच ऑफ साइंस से डील करती है, दैट इज कॉल्ड एज अ जेनेटिक्स। उसको हम क्या बोलेंगे, जेनेटिक्स हम उसको हम बोलते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि जेनेटिक्स क्या है, हु इज़ द फादर ऑफ जेनेटिक्स, जोहन ग्रेगर मेंडल। ठीक है, जोहन, ठीक है, ग्रेगर मेंडल, ठीक है, जोहन मेंडल इज कॉल्ड एज द फादर ऑफ जेनेटिक्स। और किसने जो है टर्म जो है आपके जेनेटिक्स को कॉइन की, दैट इज विलियम वेटसन ने क्या किया था, विलियम वेटसन ने क्या किया था, आपकी जो है मतलब टर्म जो है मतलब जेनेटिक्स की क्वाइन की थी। विलियम वेटसन ने क्या किया, क्वाइन द टर्म दैट इज जो है मतलब जेनेटिक्स। तो जेनेटिक्स क्या है, इट इज़ द सब्जेक्ट डीलिंग विद द स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस एज वेल एज वेरिएशन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। तो ये क्या करता है, ये ऐसा सब्जेक्ट है जो कि डील करता है स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस एज वेल एज द वेरिएशंस ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग। यानी कि इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस के बारे में जब भी वो स्टडी करेंगे तो दैट इज अंडर द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, दैट ब्रांच इज कॉल्ड एज द जेनेटिक्स बोलते हैं। लेकिन इनहेरिटेंस क्या होता है, इनहेरिटेंस का मतलब होता है कि प्रोसेस बाय विच कैरेक्टर्स होते हैं दे आर पास ऑन
पेरेंट टू प्रोजनी, या मतलब उसी को हम क्या बोलते हैं, इनहेरिटेंस बोलते हैं। और यही आपका जो है हेरिडिटी का जो है बेसिस बनाती है। यानी कि हेरिडिटी क्या होती है या इनहेरिटेंस क्या होती है कि जब आपके कैरेक्टर जो होते हैं वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन के होते हैं, पास होते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, इनहेरिटेंस बोलते हैं। एंड इज द बेसिस ऑफ हेरिडिटी। वेरिएशंस क्या होती है, वेरिएशंस का मतलब होता है कि डिग्री बाय विच प्रोजनी जो होते हैं डिफर करते हैं फ्रॉम देयर पेरेंट्स। ऐसे डिग्री मतलब क्या है कि जहाँ प्रोजनी क्या करेंगे, अपने पेरेंट्स से किस डिग्री से वेरी करते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, वेरिएशन बोलते हैं। अब देखो ह्यूमन जो था वो वेरिएशंस के बारे में पहले से ही जानता था। जब से उसने एग्रीकल्चर स्टार्ट की है, एग्रीकल्चर कब से स्टार्ट की हमने, 8000 से 10,000, ठीक है, 8000 से 10,000 BC पहले हमने क्या किया था, एग्रीकल्चर स्टार्ट किया था। यहाँ पे आपका 10,000 होगा, ठीक है। दैट वन ऑफ कॉज ऑफ वेरिएशन जो होता है वो कहाँ है, वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ही हिडन होता है। देखो हमने क्या करा था, हमने असेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी स्टडी किया था। असेक्सुअल क्या होता है, जहाँ पे नई फॉर्मेशन ऑफ गैमेट होती है, नई फ्यूजन ऑफ गैमेट होती है, लेकिन क्या होता है जहाँ पे जो ऑफस्प्रिंग बनते हैं वो मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली क्या होते हैं, सिमिलर टू देयर पेरेंट्स, ठीक है। वहाँ पे वेरिएशन का कोई चांस ही नहीं है। जो ऑफस्प्रिंग जो होते हैं वहाँ पे डेवलप हो रहे हैं वो कैसे हैं, आपके क्लोन बोलते हैं, वो बिल्कुल अपने पेरेंट्स से क्या है, सिमिलर होते हैं। लेकिन जो सेक्सुअल प्रोडक्शन में क्या होता है, यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ गैमेट होता है, फ्यूजन ऑफ गैमेट होता है, और जो ऑफस्प्रिंग्स होते हैं थोड़े बहुत अपने पेरेंट्स से क्या करते हैं, वो बेरी करते हैं। क्यों, क्योंकि वो क्रॉसिंग ओवर से बनते हैं, क्योंकि वो रिकम्बिनेशन से बनते हैं, क्योंकि वो उनमें क्या होती है, वेरिएशंस होती हैं, इसलिए वो एवोल्यूशन को भी सपोर्ट करते हैं। तो हमारे जो अर्लियर एग्रीकल्चरिस्ट थे वो जानते थे कि मतलब कहीं ना कहीं जो है वेरिएशन का जो वेरिएशन जो होती है कहाँ पे, जो मेन कॉज है वो क्या है, सेक्सुअल प्रोडक्शन है। उन्होंने क्या किया, इसी जो है कैरेक्टर को एक्सप्लॉइट किया। दे एक्सप्लॉइट द वेरिएशन दैट वर नेचुरली प्रेजेंट इन द वाइल्ड पॉपुलेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल टू सेलेक्टिवली ब्रीड एंड सेलेक्ट फॉर ऑर्गेनिज्म दैट पोजेस डिजायरेबल कैरेक्टर। जैसे मान लो कि आपके पास जो मतलब वाइल्ड में जो बहुत सारे प्लांट जो मतलब ग्रो कर रहे हैं, जैसे मान लो वीट के प्लांट जो होते हैं वाइल्ड में जो कर रहे हैं, क्या ग्रो कर रहे हैं, ठीक है। अब इसमें से कुछ ऐसा प्लांट था जो उसकी मतलब क्या थी, ग्रोथ भी बहुत अच्छी थी, वो डिजीज रेजिस्टेंस भी थे, और साथ में उनमें प्रोडक्टिविटी भी काफ़ी ज़्यादा मतलब अच्छी थी। तो हमारे फार्मर ने क्या किया, उस प्लांट को सिलेक्ट किया और उसी को आगे चल के क्या कर दिया, मतलब डोमेस्टिकेट करना स्टार्ट कर दिया। तो आज जो भी आपकी वेराइटीज़ या जो भी आपकी एनिमल स्पीसीज को हम ब्रीड करते हैं, तो वो सारा किसका खेल है, वो आपका वेरिएशन का ही खेल है। वो किसका खेल है, आपका आर्टिफिशियल सिलेक्शन का ही खेल है, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल थ्रू आर्टिफिशियल सिलेक्शन एंड डोमेस्टिकेशन फ्रॉम एंसेस्ट्रल थ्रू एंसेस्ट्रल आपका जो मतलब वाइल्ड कऊ, वी हैव वेल नोन इंडियन जो मतलब ब्रीड, हम जैसे साहिवाल कऊ इन पंजाब, ठीक है, साहिवाल कऊ इन पंजाब, वी मस्ट हाउएवर रिकॉग्नाइज दैट आर एंसेस्टर जो होते हैं वो इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर और वेरिएशंस के बारे में जानते थे, ठीक है। दे हैड ए वेरी लिटिल आइडिया अबाउट द साइंटिफिक हिस्ट्री ऑफ दिस, लेकिन ऑब्वियसली दे डोंट नो द व्हाट इज द साइंटिफिक बेसिस ऑफ दिस, ठीक है। लेकिन वो कुछ ना कुछ जो होते हैं वेरिएशंस के बारे में वो जानते थे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मेंडल लॉ ऑफ इनहेरिटेंस जो होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। देखो आपकी जो जोहन ग्रेगर मेंडल को हम क्या बोलते हैं, ही इज आल्सो नोन एज द फादर ऑफ जेनेटिक्स। उन्होंने क्या किया, उन्होंने बहुत सारे हाइब्रिडाइजेशंस के एक्सपेरिमेंट किए, ठीक है, किसके ऊपर, गार्डन पी के ऊपर किए। और गार्डन पी का साइंटिफिक नेम क्या है, आपका जो पाइसम सटाइवम था। और उन्होंने क्या लगभग 1856 से लेके 1863 तक क्या किया, 7 ईयर तक जो उन्होंने क्या किया, अपने एक्सपेरिमेंट किए, ठीक है। और उस एक्सपेरिमेंट के बेसिस के ऊपर जो मतलब उन्होंने अपने लॉ दिए या अपने कंक्लूजन ड्रॉ किए, जिनका बाद में हम क्या करते हैं, उनको लॉ की फॉर्म में क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। तो उन्होंने क्या किया, गार्डन आपके जो गार्डन पी के ऊपर काम किया, और उन्होंने क्या किया, गार्डन पी के डिफरेंट करेक्टर के बारे में स्टडी किया। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे सीड शेप, ठीक है, ये करेक्टर क्या होता है, दिस इज द सीड शेप इज द करेक्टर, ठीक है। लेकिन ये करेक्टर्स होते हैं ये दो कंडीशन में हो सकते हैं, या तो ये डोमिनेंट फॉर्म में हो सकते हैं, या तो ये रिसेसिव फॉर्म में हो सकते हैं। तो जब कंडीशन ऑफ ए करेक्टर को हम क्या बोलते हैं, ट्रेट बोलते हैं, ठीक है। तो सीड के उन्होंने क्या किया, उन्होंने पी के अंदर क्या किया, 7 करेक्टर को स्टडी किया। दैट इज जैसे सीड शेप हो गया, वो राउंड भी हो सकती है, रिंकल्ड भी हो सकती है। सीड कलर जो है वो येलो भी हो सकता है, ग्रीन भी हो सकता है। फ्लावर का कलर जो होता है अगर वो वायलेट भी हो सकता है, आपका जो मतलब वाइट ट्रेट की फॉर्म में प्रेजेंट
होगा, पॉड का शेप जो होगा क्या होगा, फुल होगा या तो कॉन्स्ट्रक्टेड होगा, पॉड का कलर जो होगा कैसे होगा, या तो ग्रीन होगा या तो येलो होगा, ठीक है। उसके बाद जो मतलब आपका जो लास्ट जो है फ्लावर पोजीशन जो होती है वो एक्सेल में भी हो सकती है और टर्मिनल पोजीशन में भी हो सकती है, ठीक है। तो उसने क्या किया, आपके जो है मतलब उसने गार्डन पी प्लांट को काफ़ी डिटेल में इन्वेस्टिगेट किया और उसने क्या किया, उनको उनके सारे के सारे ट्रेड को क्या किया, स्टडी किया, ठीक है। उसने बहुत सारे मतलब एक्सपेरिमेंट किए। तो उसने क्या किया, सिंपल और सिंपल जैसे उसने एक टाइम पे केवल एक ही करेक्टर को किया, मतलब आपके स्टडी किया। देखो क्या किया उसने जो है मतलब ऐसे बहुत सारे जो है मतलब एक्सपेरिमेंट किए, ठीक है। आर्टिफिशियल पॉलिनेशन के, क्रॉस पॉलिनेशन के एक्सपेरिमेंट, जैसे आपके बहुत सारे ट्रू ब्रीडिंग प्योर लाइन जो है, पी लाइन जो है मतलब उसने ऑब्टेन किया। जैसे मान लो कि अगर मैं इसको रिप्रेजेंट करूँ आपके, ठीक है, जैसे मान लो उसने क्या किया यहाँ पे, जैसे मान लो कि उसने 2 प्लांट लिए जो कि ट्रूली ब्रीड करते हैं, जैसे मान लो कि कैपिटल टी, ठीक है, यहाँ पे जो है कैपिटल टी एंड कैपिटल टी, इसको क्रॉस उसने किसके साथ कराया, स्मॉल टी और स्मॉल टी, ठीक है। दैट इज कॉल्ड एज, अगर प्योर टॉल उसने लिया, ठीक है, उसको उसने किसके साथ क्रॉस करवाया, आपके प्योर ही ड्वार्फ के साथ, ठीक है। जब ये गैमेट बनाएंगे तो उसने देखा जो इनको जब उसने पॉलिनेट किया, ठीक है, उनकी जब क्रॉस पॉलिनेशन करवाई तो सारे के सारे प्लांट क्या थे आपके, जो मतलब वो सारे के सारे प्लांट क्या थे, वो टॉल थे, ठीक है। वो क्या कर रहा था कि आपका जो F1 जनरेशन था वो किसको रिजेंबल कर रहा था, केबल, और केबल किसको रिजेंबल कर रहा था आपके, वो एक ही पेरेंट को जो मतलब रिजेंबल कर रहा था। लेकिन जब इसने F1 प्लांट को दोबारा जो है मतलब क्या किया, सेल्फ पॉलिनेट किया, तो उसके बाद क्या मिला आपको, जो है ये कैप्टॉल प्लांट भी मिला, ठीक है, आपको जो मतलब टॉल प्लांट भी मिला, और साथ में जो मतलब ड्वार्फ प्लांट भी यहाँ पे देखने को मिलते। तो यानी कि जो पेरेंट जो उसने स्टार्टिंग में लिए थे उनके कैरेक्टर जो होते हैं वो कहाँ रिपीट होते हैं, F2 जनरेशन में होते हैं। तो उसने क्या किया, वैसे सबसे पहले उसने ट्रू ब्रीडिंग जो है आपकी, मतलब ट्रू ब्रीडिंग जो है प्लांट लिए, उसमें उसने क्या किया, क्रॉस करवाया आपके प्योर टॉल और आपके प्योर ड्वार्फ के बीच में, और उसको जो भी जनरेशन पहले मिली उसको क्या मिला, उसने उस सारे के सारे प्लांट क्या थे, मतलब टॉल थे। फिर उसको जब सेल्फ पॉलिनेट करवाया तो उसने देखा उसके जो भी उसने कैरेक्टर स्टडी किया उसकी फिर डिफरेंट टाइप की जनरलाइजेशन दी। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि मेंडल ने पी प्लांट को क्यों सबसे पहले सिलेक्ट किया। देखो पी प्लांट जो होता है दैट इज कॉल्ड एज द पाइसम स्टाइबम, ठीक है, इसको क्यों सिलेक्ट किया, क्योंकि ये एनुअल प्लांट होता है। एनुअल प्लांट क्या होते हैं, ऐसे प्लांट जो कि अपना लाइफ साइकिल जो होते हैं केवल और केवल 2 या 3 मंथ या एक सीजन में क्या करते हैं, कंप्लीट करते हैं। उसके बाद क्या होता है, इन पी प्लांट के ऊपर क्या थे, बहुत सारे कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड होते हैं। हमने पढ़ लिया कि प्लांट की हाइट, फ्लावर की पोजीशन, पॉड कलर, पॉड शेप, फ्लावर कलर, सीड शेप, सीड कलर, ये सारे क्या थी, कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर होते हैं। अब ये जो नेचुरली ये पी प्लांट जो होता है ये सेल्फ पॉलिनेट करता है, क्यों, क्योंकि इसका फ्लावर जो होता है थोड़ा सा क्लोज होता है, ठीक है। तो बोलने का मतलब क्या है कि नेचुरल सेल्फ पॉलिनेशन यहाँ पे प्रेजेंट होती है, लेकिन हम इसके ऊपर आर्टिफिशियली जो होते हैं क्रॉस पॉलिनेशन कर सकते हैं। उसके बाद क्या है, ये पी प्लांट जो होता है बहुत ही ईजी होता है कल्टीवेट करने के लिए, और लास्ट में क्या होता है, ये बहुत सारे जो होते हैं लार्ज नंबर ऑफ सीड जो होता है वो प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो इसने इसलिए क्या किया था, उसने पी प्लांट को जो मतलब स्टडी किया। उसने देखो यहाँ पे आपके डिफरेंट जो है क्रॉसेज उसने फॉलो किए, जैसे उसने राउंड और रिंकल के बीच में क्रॉस करवाया, ठीक है। उसके बाद उसने येलो और ग्रीन के बीच में, वायलेट, ऐसे मतलब बहुत सारे उसने क्रॉसेज करवाए। और उसने जब हम एक करेक्टर को एक टाइम पे स्टडी करते हैं देन दिस इज कॉल्ड एज द मोनो हाइब्रिड क्रॉस। अब देखो यहाँ पे एनसीडी क्या बोलती है, इट वॉज ड्यूरिंग द मिड 19th सेंचुरी दैट हेड बे वॉज मेड इन अंडरस्टैंडिंग ऑफ इनहेरिटेंस। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल किसका जाता है, आपका जॉन ग्रेगर मेंडल कंडक्ट करता है बहुत सारे एक्सपेरिमेंट ऑन गार्डन पी दैट इज नोन एज द पाइसम स्टाइबम। कब करता है, इसका ईयर भी आपको याद रखना है, 1856 और 1863 में क्या करता है, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट वो कंडक्ट करता है। और क्या करता है, वो बहुत सारे लॉज होते हैं इनहेरिटेंस के जो मतलब प्रपोज करता है। तो ड्यूरिंग मेंडल्स इन्वेस्टिगेशन इनटू इनहेरिटेंस पैटर्न इट वाज फॉर द फर्स्ट टाइम दैट की स्टैटिस्टिकल एनालिसिस एंड मैथमेटिकल लॉजिक जो है अप्लाइड टू प्रॉब्लम इन द बायोलॉजी। देखो जब भी आपके मेंडल ने जो भी काम किया तो उसने क्या किया, ही वाज ए मैथमेटिशियन, और साथ साथ में वो चर्च में एक फादर का काम भी करता था, वो पादरी का काम भी करता था। बोलने का मतलब क्या है, जब उसने बायोलॉजिकल आपके पी प्लांट के ऊपर काम किया तो उसने बहुत सारे मैथमेटिकल टूल भी जो मतलब अप्लाई किए। बोला उसके एक्सपेरिमेंट में क्या होता था, लार्ज सैम्पलिंग साइज होता था,
ठीक है। जैसे मान लो कि वो एक प्लांट सेम टाइम पे नहीं लेता था, वो 1000, 2000, 3000 प्लांट के ऊपर जो मतलब वो क्या करता था, अपने एक्सपेरिमेंट करता था, उसका सैम्पलिंग साइज होता था बहुत ही ज़्यादा होता था, विच गेव उसको क्या कहता है, जैसे क्या होता है उसका जितने ज़्यादा सैंपल होगा उतनी ज़्यादा रिजल्ट आएंगे और उसका क्रेडिबिलिटी उसके काम की जो मतलब बहुत ही ज़्यादा होगी। ठीक है। आल्सो उसकी कंफर्मेशन जो होती थी इसकी, उसके जो भी उसने ऑब्जर्वेशन थी, उसने मतलब बहुत सारे टेस्ट प्लांट किए, उसने मतलब प्रूव किया कि मतलब जो भी उसने पॉइंट दिए सारे के सारे जो उसने मतलब अपने जो मतलब ये सारी की सारी जनरलाइजेशन होती है वो प्रूव कर चुकी है। ठीक है। तो बोलने का मतलब क्या है कि मेंडल ने इन्वेस्टिगेट किया करेक्टर इन गार्डन पी प्लांट दैट वर मैनिफेस्टेड एट 2 अपोजिंग ट्रेट। देखो आपके जो मेंडल ने 7 कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर को स्टडी किया और 14 ट्रेट को स्टडी किया। जैसे उसने मेंडल ने इन्वेस्टिगेट किया करेक्टर ऑफ गार्डन पी प्लांट दैट वर मैनिफेस्टेड एज 2 अपोजिंग ट्रेट, टॉल और ड्वार्फ के बीच में, जैसे अगर प्लांट की हाइट है तो उसने क्या किया, टॉल और ड्वार्फ के बीच में क्रॉस करवाए। उसके बाद येलो एंड ग्रीन सीड, कलर ऑफ सीड के बीच में भी डिफरेंट क्रॉस करवाए गए। ठीक है। और दिस अलो हिम टू सेट अप ए बेसिक फ्रेमवर्क रूल, और इसी बेसिस के ऊपर क्या उसने मतलब बहुत सारे जो होते हैं मतलब आपके रूल दिए गए। ठीक है। उसके बाद क्या है, मेंडल ने कंडक्ट किया सच आर्टिफिशियल पॉलिनेशन। ठीक है। मेंडल ने क्या किया, आर्टिफिशियल पॉलिनेशन को क्या किया, कंडक्ट किया। जैसे मान लो मैंने क्या बताया कि आपका जो पी प्लांट है, जैसे मान लो कि दिस इज द पी फ्लावर। ठीक है। पी फ्लावर में क्या किया उसने, जैसे मान लो कि उसने ये पी फ्लावर लिया, इसमें क्या होता है आपके स्टेमन प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पे जो मतलब स्टिग्मा भी प्रेजेंट हो सकते हैं। तो उसने क्या किया, आर्टिफिशियल पॉलिनेशन की। उसने क्या किया, जब फ्लावर के मैच्योर होने से पहले क्या करती है आपके स्टेमन जो मतलब वो रिमूव कर दिए गए, फिर अपने जो है मतलब इंटरेस्ट का पॉलन जो है मतलब यहाँ पे क्या किया, मतलब स्प्रिंकल किया, और वैसे उसके प्लांट जो है मतलब जैसे जैसे करेक्टर उसको चाहिए वो सारे के सारे क्या होते हैं वो रिजल्ट उसको मिलते गए। तो बोलने का मतलब क्या है, नंबर 1 उसने क्या किया, आपका जो मतलब आर्टिफिशियल पॉलिनेशन का जो है मतलब क्या बोलते हैं की गई साथ में। ठीक है। उसके बाद ए ट्रू ब्रीडिंग लाइन इज़ वन दैट हैविंग अंडरगॉन कॉन्टिन्यूस सेल्फ पॉलिनेशन। जैसे मान लो कि अगर उसको प्योर टॉल लेने हैं तो उसने प्योर टॉल में क्या किया, इस प्लांट में जो ऐसा प्लांट जिसके पास जो कि प्योर टॉल था उसको बार बार जो मतलब क्रॉस करता गया, बार बार क्रॉस करता गया इसी के साथ। तो जिससे क्या हो कि आपको जो मतलब प्लांट जो मिलते हैं वो क्या करते हैं, वो ट्रूली ब्रीड करते हैं। तो उसने क्या किया, ऐसे ट्रू ब्रीडिंग ली। ठीक है। उसने ट्रू ब्रीडिंग प्लांट जिसमें क्या होता है बार बार सेल्फ पॉलिनेशन करवाई होती है। ठीक है। कंटिन्यूस सेल्फ पॉलिनेशन shows the stable trait inheritance and expression for several generations। जब हम बार बार क्या करते हैं सेल्फिंग करवाते हैं तो आपको एक स्टेबल ट्रेट मिलता है, आपको प्योर लाइन मिलती है। तो मेंडल ने क्या किया, 14 ट्रू ब्रीडिंग पी प्लांट वराइटी जो है मतलब उसने सेलेक्ट की एज पेयर बी वर सिमिलर एक्सेप्ट फॉर 1 करेक्टर विद कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट। ऑब्वियसली उसने 7 करेक्टर लिए तो ऑब्वियसली हर एक करेक्टर के 2 ट्रेट होते हैं, तो उसने 14 पेयर्स लिए। ठीक है। और सम ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट होते हैं बट क्या थे, स्मूथ थे और रिंकल सीड, जैसे येलो एंड ग्रीन सीड, फुल एंड कॉन्स्टेंट ग्रीन, ऐसे बहुत सारे उसने करेक्टर को सेम टाइम पे क्या किया मतलब स्टडी किया। देख सकते हैं यहाँ पर उसने क्या किया, ये जो मतलब आपके 7 करेक्टर को स्टडी किया। स्टेम की हाइट में 2 टाइप हो सकते हैं, स्टेम टॉल एंड ड्वार्फ। फ्लावर के कलर में 2 कलर हो सकते हैं, वायलेट और वाइट। ठीक है। फ्लावर की पोजीशन में एक्सियल और टर्मिनल पोजीशन हो सकती है। पॉड की शेप में आपके जो है इन फ्लैट और कॉन्स्टेंट पॉड हो सकता है। पॉड कलर ग्रीन और येलो हो सकता है। सीड शेप राउंड एंड रिंकल हो सकते हैं और सीड कलर जो होते हैं येलो एंड ग्रीन होते हैं। ठीक है। अब देखो उसने कैसे जो है इनहेरिटेंस ऑफ 1 जीन की। ठीक है। बोलने का मतलब क्या कि मेंडल ने क्या किया, क्रॉस किया टॉल प्लांट को ड्वार्फ प्लांट के साथ, और उसने क्या किया मतलब एक टाइम पे एक ही करेक्टर को कंसीडर किया। जब हम एक ही टाइम पे एक ही करेक्टर को कंसीडर करते हैं तो दैट इज कॉल्ड एज द इनहेरिटेंस ऑफ 1 जीन एंड दैट क्रॉस इज कॉल्ड एज द मोनो हाइब्रिड क्रॉस। ठीक है। जब हम क्या करते हैं सेम टाइम पे एक टाइम पे केवल एक ही करेक्टर को स्टडी करते हैं दैट इज कॉल्ड एज, उसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड एज द मोनो हाइब्रिड क्रॉस। उसने क्या किया, उसने मतलब बहुत सारे टॉल प्लांट लिए और बहुत सारे ड्वार्फ प्लांट लिए, और उनके जो मतलब जब उन दोनों के बीच उसने क्या किया, जब क्रॉस करवाया गया तो क्या हुआ कि मतलब वो जब उसने क्रॉस करवाने के बाद जो भी सीड बने, जब उनको ग्रो करवाया तो उनके पास जो पहली जनरेशन आई वो सारे के सारे प्लांट कैसे थे, वो टॉल थे। ठीक है। दैट इज कॉल्ड एज द फर्स्ट फिलिलियल जनरेशन। ठीक है। और दैट इज कॉल्ड एज द F1 जनरेशन। ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो भी उसने, देखो यहाँ पे 2 प्लांट लिए हैं। ठीक है। इसने यहाँ पे कलर का दिया है एग्जांपल, दैट इज पर्पल कलर, एंड आपको जो वाइट कलर फ्लावर को जब उसने क्या किया मतलब क्रॉस किया, तो जो भी पहली जनरेशन आई दैट जनरेशन इज कॉल्ड एज द F1 जनरेशन। और F1 जनरेशन में सारे के सारे प्लांट कैसे थे बेटा आपके, मतलब वो पर्पल कलर के थे। तो उसने अगर टॉल या ड्वार्फ का लेता तो उसमें क्या किया, उसने क्या ऑब्जर्व किया कि सारे के सारे पहली जनरेशन जो मिली कैसे थी, टॉल थी, लाइक वन ऑफ इट्स पेरेंट, एक पेरेंट को क्या कर
करी थी, मैच करी थी। जैसे आप देख सकते हैं डायग्राम में कि जो आपके F1 जनरेशन है उसमें फ्लावर कलर उसने ले रखा है, तो उसमें सारा का फ्लावर कलर कैसा आया, पर्पल आया, कि एक ही प्लांट को क्या करता है, वो क्या बोल रहा है, वो क्या करता है, मतलब रिजेंबल करता है। तो उसने क्या किया, ही मेड सिमिलर ऑब्जर्वेशन फॉर द अदर पेयर। जैसे और करेक्टर को जब उसने स्टडी किया तो उसने देखा कि मतलब F1 जो जनरेशन है हमेशा क्या करती है, एक ही पेरेंट को क्या करती है, रिजेंबल करती है, एक ही पेरेंट को क्या करती है, रिजेंबल करती है। दूसरे पेरेंट के करेक्टर जो है मतलब F1 जनरेशन में देखने को नहीं मिलते हैं। अब उसके बाद क्या किया मेंडल ने, जो है मतलब आपकी F1 जनरेशन को इन्हीं को क्या किया, इनकी सेल्फिंग करता चला गया, ठीक है, इनकी सेल्फिंग करता चला गया, तो उसने क्या बोला कि जब F2 जनरेशन आएगी तो F2 जनरेशन में क्या हुआ कि आपके जो मतलब 75% ऑफ द प्लांट जो थे कैसे थे, आपके पर्पल फ्लावर थे, और आपके जो मतलब 25% ऑफ प्लांट कैसे थे, आपके मतलब वाइट फ्लावर थे। तो जो F2 जनरेशन आती है वो क्या रिजेंबल करी थी, जो F2 जनरेशन जो थी वो रिजेंबल करी थी दोनों पेरेंट को। तो जब उसने देखा कि F2 जनरेशन में क्या था, अब यहाँ पे दोनों करेक्टर जो होते हैं एक्सप्रेस कर जाते हैं, तो यहाँ पे क्या था कि 1/4 ऑफ F2 प्लांट जो थे वो 25% कैसे थे आपके, वो आपके या तो ड्वार्फ थे या तो मतलब वाइट थे, और आपके जो मतलब 3/4 थे यानी कि 75% ऑफ प्लांट कैसे थे आपके, दैट इज पर्पल इन कलर। तो इस बेसिस के ऊपर उसने क्या किया, मतलब जब उसने इसका रेशियो निकालता है देन दिस इज कॉल्ड एज द, उसको हम बोलते हैं फिनोटिपिक एंड जीनोटिपिक रेशियो। उसको हम कैलकुलेट करेंगे। देखो कैसे, अगर मैं इसको क्रॉस को रिप्रेजेंट करूं, ठीक है, जैसे मान लो कि उसने क्या लिया, सबसे पहले उसने कैपिटल टॉल प्लांट लिया, ठीक है, आपका टॉल प्लांट लिया यहाँ पे, ठीक है, उसको उसने किसके साथ क्रॉस करवाया, आपके प्योर ड्वार्फ के साथ उसने क्या मतलब क्रॉस करवाया, यानी कि क्रॉस पॉलिनेशन करवाई। यहाँ पे जो गैमेट फॉर्मेशन होगा, यहाँ पे एक ही टाइप का गैमेट बनेगा, और यहाँ पे एक गैमेट, यहाँ पे एक ही टाइप के गैमेट बनेंगे। जब ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे आपके, मतलब जो क्रॉस करेंगे, तो यहाँ पे जो जनरेशन आएगी सारे के सारे क्या थे, टॉल थे, ठीक है। ये सारे के सारे F1 जनरेशन वाले क्या थे, सारे के सारे क्या थे, मतलब आपके प्लांट कैसे थे, वो टॉल थे। जब उसने F1 जनरेशन को ही क्या की, वहां पे जो मतलब आपकी जो मतलब सेल्फिंग करवाएगी, तो यहाँ पे गैमेट कितने बनेंगे, यहाँ पे कैपिटल T एंड स्मॉल t, ठीक है, और यहाँ पे कैपिटल T, उसके बाद जो है मतलब ये स्मॉल t, ठीक है, उसके बाद ये, अब जब इसको ये हाइब्रिडाइज करवाएगा तो बोलने का मतलब क्या है, यहाँ पे आपको प्लांट देखने को मिलते हैं, ये आपको प्लांट ये देखने को मिलेगा टॉल, ठीक है, और दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज द टॉल प्लांट है, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज द टॉल प्लांट, एंड दिस इज जो है आपका दैट इज ड्वार्फ प्लांट। यानी कि जब उसने F2 जनरेशन देखा तो उसमें क्या देखा, उसने 3/4, यहाँ पे 3/4 ऑफ प्लांट जो थे वो कैसे थे, वो टॉल थे, किसी एक पेरेंट को रिजेंबल कर रहे थे, लेकिन 1/4 जो था वो दूसरे पेरेंट को क्या कर रहे थे, रिजेंबल कर रहे थे, दैट इज ड्वार्फ। तो उसी बेसिस के ऊपर क्या किया उसने, डिफरेंट लॉ दिए, जिसको हम डिटेल में स्टडी करेंगे। तो इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन में क्या हुआ, इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन में ये हुआ कि जब हम एक करेक्टर को स्टडी करते हैं दैट इज कॉल्ड एज द मोनो हाइब्रिड क्रॉस, उसको हम बोलते हैं। देखो कैसे आपकी एनसीईआरटी इसमें बताती है। देखो लेट अस टेक एन एग्जांपल ऑफ वन सच हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट, जो कि आपके मेंडल ने क्या किया, मतलब परफॉर्म किया। उसने क्या किया, ही क्रॉस टॉल एंड ड्वार्फ पी प्लांट। उसने क्या लिया, टॉल और ड्वार्फ जो है मतलब उनके बीच में उसने क्या किया, क्रॉस किया, ठीक है, टू स्टडी द इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन। उसने क्या किया, उसने बहुत सारे सीड्स जो है, अब जब उनको क्रॉस किया तो उसने उनके सभी सीड को क्या किया, मतलब कलेक्ट किया। जब कलेक्ट किया तो उनको जब उसने ग्रो करवाया तो उसने देखा कि जो आपकी F1 जनरेशन के सारे प्लांट कैसे थे, टॉल थे। तो मेंडल ऑब्जर्व दैट कि F1 प्रोजेनी प्लांट जो थे क्या थे, वर टॉल लाइक वन ऑफ इट्स पेरेंट, नन वर ड्वार्फ, कोई भी ड्वार्फ नहीं था, ठीक है। ही मेड सिमिलर ऑब्जर्वेशन, जब उसने क्या किया, जब उसने जो है मतलब मान लो कि एक हाइट वाले को उसने क्या किया, मतलब क्रॉस किया, लेकिन जब उसने दूसरा करेक्टर जो है मतलब स्टडी किया, जैसे मान लो कि अगर उसने कलर ऑफ फ्लावर के ऊपर जब एक करेक्टर किया तो उसने देखा कि आपका जो F1 जनरेशन है केवल और केवल एक ही पेरेंट को क्या कर रहे हैं, रिजेंबल कर रहे हैं, ठीक है। तो ही फाउंड दैट कि F1 जो होता है ऑलवेज रिजेंबल आइदर वन ऑफ द पेरेंट्स एंड द ट्रेट ऑफ अदर पेरेंट्स जो होते हैं वाज नॉट सीन इन देम, ठीक है, दूसरे पेरेंट के जो होते हैं ट्रेट जो होते हैं उसमें नहीं देखे गए। उसके बाद क्या किया उसने F1 जनरेशन वाले जितने भी प्लांट थे उनको क्या किया, सेल्फ पॉलिनेट किया, ठीक है। जब उसने F1 जनरेशन वाले प्लांट को क्या किया, उसने सेल्फ पॉलिनेट किया, तो ही सरप्राइज टू नो दैट कि F2 जनरेशन में क्या होते हैं, कुछ ऑफस्प्रिंग कैसे थे, वो ड्वार्फ थे, और कुछ कैसे थे, मतलब आपके जो मतलब वो टॉल थे, यानी कि कुछ ऑफस्प्रिंग क्या थे, ड्वार्फ थे, जो कि आपके F1 जनरेशन में तो अपीयर भी नहीं होते, ठीक है, और कुछ कैसे थे आपके
टॉल थे। जैसे 1/4 ऑफ द F2 प्लांट जो थे वो क्या थे, ड्वार्फ थे, और 3/4 ऑफ जो F2 प्लांट जो थे वो क्या थे आपके, वो टॉल थे। और टॉल एंड ड्वार्फ ट्रेट जो थे वो आपके कैसे, आइडेंटिकल टू देयर पेरेंट, ठीक है। ऐसा नहीं था कि मतलब टॉल और ड्वार्फ में कोई डिफरेंस था, टॉल जैसा टॉल प्योर टॉल होता है वैसे टॉल था, ड्वार्फ था बिल्कुल ड्वार्फ वैसा जैसा इसका पेरेंट था, लेकिन कोई भी ऐसा प्लांट नहीं मिला जो कि बीच में उसकी हाइट जो है मतलब इंटरमीडिएट हो। कोई भी आपका प्लांट ऐसा नहीं मिला जिसकी हाइट क्या थी, इंटरमीडिएट हाइट देखने को मिलती है। तो ऐसे बहुत सारे रिजल्ट जो उसने अदर करैक्टर को भी स्टडी किया, ठीक है। जब उसने देखा कि मतलब F1 जनरेशन के जो प्लांट हैं वो क्या करते हैं कि वो किसी एक पेरेंट को रिजेंबल करते हैं, लेकिन F2 जनरेशन वाले जो प्लांट होते हैं वो दोनों पेरेंट को रिजेंबल करते हैं, लेकिन कभी भी कोई ऐसा प्लांट देखने को नहीं मिलता है जिसके पास जो मतलब इंटरमीडिएट जो मतलब स्टेज हो, ठीक है, इंटरमीडिएट ही स्टेज हो, कोई ऐसी ब्लेंडिंग देखने को नहीं मिलती है, ठीक है। तो इसी बेसिस के ऊपर क्या किया, इसी बेसिस के ऊपर क्या किया, मेंडल ने क्या किया, मतलब कुछ चीज़ें, कुछ कंक्लूजन जो होते हैं मतलब क्या बोलते हैं प्रपोज की। उसने क्या किया, बोला कि आप कोई ऐसी चीज़ है जो कि पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में जो होती है मतलब वो ट्रांसफ़र होती है और वो कैसी होती है, स्टेबल होती है। तो उसने क्या बोला कि कोई ऐसी चीज़ है, ठीक है, तो यहाँ पे समथिंग वाज बीइंग स्टेबली पास डाउन अनचेंज फ्रॉम अ पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग थ्रू द गैमीट। तो जब आपके पेरेंट्स क्या करते हैं, गैमीट बनाते हैं, तो गैमीट की फॉर्म में कुछ चीज़ें जो होती हैं मतलब ट्रांसफ़र होती हैं, और उन चीज़ों को उन्होंने क्या बोला, गैमीट, उसको फैक्टर बोला, लेकिन बाद में जॉनसन ने टर्म दे दी गई दैट इज जीन। आजकल इसको हम क्या बोलते हैं कि मतलब ये जो जीन्स होते हैं वही क्या करते हैं, पेरेंट्स से गैमेट की फॉर्म में जो होते हैं पास होते हैं। तो जीन जो होते हैं देयरफॉर क्या होते हैं, यही हमारी यूनिट है इनहेरिटेंस की, और ये होते हैं इन्फॉर्मेशन ये कैरी करते हैं एक पार्टिकुलर ट्रेट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म को मतलब एक्सप्रेस करने के लिए। और जीन जो होते हैं, जैसे जीन विच कोड फॉर ए पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर, ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज द एलील। तो अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन को हम क्या बोलते हैं, एलील बोलते हैं। अल्टरनेटिव डिफरेंट फॉर्म ऑफ सेम जीन इज कॉल्ड एज उसको हम क्या बोलेंगे, एलील बोलेंगे, या इसको हम क्या बोलते हैं, अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जो मतलब जीन इज कॉल्ड एज द एलील बोलेंगे। तो लिखा हुआ आपने, एलील का मतलब क्या होता है, जैसे दे आर द स्लाइटली डिफरेंट फॉर्म ऑफ सेम जीन, ठीक है। अगर हम देखो यहाँ पे, इफ़ वी यूज़ अल्फ़ाबेटिकल सिंबल फॉर ईच जीन देन कैपिटल लेटर जो होता है हम किसके लिए इज़ यूज फॉर द ट्रेड एक्सप्रेस एट द F1 स्टेज, एंड स्मॉल अल्फा लेटर होते हैं और तो हम के जैसे मान लो कि अगर हम जो है करेक्टर ऑफ हाइट को स्टडी कर रहे हैं, जब हम करेक्टर ऑफ हाइट को जो मतलब स्टडी कर रहे हैं, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, जो टॉल के लिए जो हम यूज़ करेंगे दैट इज़ कैपिटल टी, और जो ड्वार्फ के लिए हम जो लेटर यूज़ करेंगे दैट इज़ स्मॉल टी यूज़ करेंगे, ठीक है। यहाँ पे टॉल के लिए टी और ड्वार्फ के लिए टी हम यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि जो है आपको बहुत सारी कन्फ्यूज़न जो है इस केस में हो सकती है, ठीक है। तो बोलने का मतलब क्या है, कैपिटल टी जो होता है यूज़ किसके लिए किया जाता है, टॉल ट्रेट के लिए, और टी जो होता है दैट इज़ यूज फॉर द ड्वार्फ ट्रेट। तो टी एंड टी जो होते हैं ये क्या है, ये एलील हैं, ठीक है। टी एंड टी जो होते हैं क्या है, एलील हैं एक दूसरे के लिए। हैंस इन प्लांट में जैसे पेयर ऑफ एलील्स होते हैं, जैसे कैपिटल टी एंड टी, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, स्मॉल टी एंड स्मॉल टी जो होते हैं, तो मेंडल क्या बोलता है कि दैट ट्रू ब्रीडिंग जो प्लांट होगा आपका, जैसे मान लो कोई प्लांट है वो ट्रूली जो है मतलब ब्रीड कर रहा है और वो प्योर लाइन वाला है, वो ट्रू टॉल, तो उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, दैट इज कॉल्ड एज अ कैपिटल टी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, दोनों एलील्स होंगे, इन दोनों एलील्स में क्या होते हैं, दोनों जो आपके आइडेंटिकल एलील्स होते हैं किसी फैक्टर के, उसको हम क्या बोलते हैं, होमोजाइगस कंडीशन बोलते हैं। तो होमोजाइगस क्या होता है, एन ऑर्गेनिज्म हैविंग आइडेंटिकल एलील्स ऑफ ए फैक्टर फॉर ए कैरेक्टर इज कॉल्ड एज ए होमोजाइगस कंडीशन। लेकिन हेटेरोजाइगस कंडीशन कैसी होती है, जैसे आपका यहाँ पे क्या होता है कि इन एन ऑर्गेनिज्म जब दोनों एलील्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, दैट इज कॉल्ड एज अ हेटेरोजाइगस कंडीशन। तो एन ऑर्गेनिज्म हैविंग डिसिमिलर एलील ऑफ फैक्टर, उसको हम क्या बोलेंगे, हेटेरोजाइगस कंडीशन बोलेंगे। तो आपका ये भी कैसा हुआ, ये आपका प्योर टॉल हुआ, और ये भी कैसा हुआ आपका जो है मतलब ये प्योर ड्वार्फ हुआ, ये भी कैसा है, होमोजाइगस कंडीशन में होता है। लेकिन ये जो है आपका दिस इज कॉल्ड एज अ हाइब्रिड टॉल, एंड हाइब्रिड टॉल कैसा होता है आपका, हेटेरोजाइगस कंडीशन में होता है, ठीक है। ये भी आपने याद रखना है, ठीक है। तो अब ऑब्वियसली आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है मतलब जब हम क्रॉस करते हैं प्योर टॉल और प्योर ड्वार्फ में जब हम क्रॉस करेंगे तो यहाँ पे जो गैमीट फॉर्मेशन होगी उसमें एक ही टाइप का गैमीट बनेगा, कैपिटल टी
एंड यहाँ पे भी क्या होगा, एक ही टाइप का गैमेट बनेगा। जब दोनों की क्रॉस पॉलिनेशन होगी तो जो हमें जनरेशन मिलेगी दैट इज कॉल्ड एज द F1 जनरेशन। और F1 जनरेशन में क्या होता है कि ये जो प्लांट की जो हाइट होती है कैसी होती है, वो बिल्कुल अपने प्योर टॉल की तरह होती है, भले ये कैसा कंडीशन में है, हेटेरोजाइगस कंडीशन में है। तो हेटेरोजाइगस कंडीशन में क्या होता है कि केवल और केवल एक एलील खुद को एक्सप्रेस कर पा रहा है। हेटेरोजाइगस कंडीशन में क्या हो रहा है, केवल और केवल जो है एक एलील जो है खुद को क्या कर रहा है, एक्सप्रेस कर पा रहा है। और जो एलील खुद को एक्सप्रेस कर पा रहा है उस एलील को हम क्या बोलते हैं, डोमिनेंट एलील बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डोमिनेंट एलील बोलते हैं। और जो खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है दैट इज कॉल्ड एज द रिसेसिव एलील। तो यहाँ पे क्या है, जो रिसेसिव एलील होता है स्मॉल टी है। और रिसेसिव एलील कब खुद को एक्सप्रेस करता है, जब वो आपके जो मतलब होमोजाइगस कंडीशन में होता है, तभी वो खुद को क्या करता है, मतलब वो खुद को एक्सप्रेस करता है। तो आपके दो टाइप के एलील होते हैं, डोमिनेंट फैक्टर होता है और रिसेसिव फैक्टर होते हैं। तो यहाँ पे आउट ऑफ इन हेटेरोजाइगस ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, ओनली आउट ऑफ टू फैक्टर्स होते हैं, ओनली वन फैक्टर इज एबल टू एक्सप्रेस इटसेल्फ। आउट ऑफ टू फैक्टर, आउट ऑफ टू एलील्स होते हैं, ओनली वन इज एबल टू एक्सप्रेस सेल्फ, दैट इज कॉल्ड एज अ डोमिनेंट एलील। एंड सेकंड जो है जब खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाए देन दिस इज कॉल्ड एज अ रिसेसिव एलील, उसको हम बोलते हैं। तो टी क्या है यहाँ पे, डोमिनेंट होगा टी, तो इसलिए क्या है, स्मॉल टी क्या है आपका जो है, जो मतलब आपका वो ड्वार्फ है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या, इट इज़ कन्वीनियंट टू यूज़ कैपिटल लेटर हम यूज़ करते हैं। अगर टी एंड डी हम यूज़ करते हैं तो बोलने का मतलब क्या था, ऐसी बहुत सारी जो होती है मतलब मिसकंसेप्शन या मिसकन्फ्यूजन जो है हो सकती है। ठीक है, तो इसलिए हमने क्या किया, जैसे आपका जो मतलब ये भी आपने एक और चीज़ आती है यहाँ पे, एक और चीज़ आती है दैट इज़ फिनोटाइप। ठीक है, क्या होता है, एंड आपने ये भी याद रखना कि जीनोटाइप क्या होता है, फिनोटाइप क्या होता है एंड जीनोटाइप क्या होता है। देखो फिनोटाइप होता है कि किसी ऑर्गेनिज्म की जो है मतलब फिजिकल एक्सपीरियंस कैसी है, फिजिकल अपीयरेंस कैसी है, फिजिकल अपीयरेंस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म या मॉर्फोलॉजिकल या एक्सटर्नल अपीयरेंस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म जो होती है फॉर ए पार्टिकुलर ट्रेट इज कॉल्ड एज द फिनोटाइप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। ठीक है, और फिनोटाइप जो होता है डिपेंड करता है आपके एनवायरनमेंट के ऊपर भी डिपेंड करेगा और आपके जीनोटाइप के ऊपर भी डिपेंड करेगा। बहुत इंपॉर्टेंट है कि फिनोटाइप क्या होता है, फिजिकल अपीयरेंस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, एक्सटर्नल और मॉर्फोलॉजिकल अपीयरेंस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म को हम क्या बोलते हैं, फिनोटाइप बोलते हैं। और ये किसके ऊपर डिपेंड करती है, आपके एनवायरनमेंट के ऊपर भी डिपेंड करती है और साथ साथ में जो मतलब जीनोटाइप के ऊपर ही डिपेंड करती है। जीनोटाइप क्या होता है, जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एज अ जीनोटाइप। और ये जो होते हैं, जैसे मान लो कि कैपिटल टी एंड कैपिटल टी है, ठीक है, ये जो जीनोटाइप है ये क्या डिसाइड कर रहा है कि आपका प्लांट कैसा होगा, टॉल होगा। तो यहाँ पे ये जो टॉल दिख रहा है हमें वो क्या है, उसकी फिजिकल अपीयरेंस है, लेकिन पीछे जीन जो है वो क्या है, उसके जीनोटाइप है। तो बोलने का मतलब क्या है, फिनोटाइप एंड जीनोटाइप जो होती हैं दोनों जो टर्म है किसने क्वाइन किया, जिसने जीन के टर्म क्वाइन किया दैट इज जॉनसन ने क्या किया था, फिनोटाइप एंड जीनोटाइप की टर्म जो है मतलब उसको मतलब क्वाइन किया था। अब देखो बोलते कि आपके जो मतलब ये जो क्रॉस है उसको हम जो है एक स्क्वायर की फॉर्म में भी क्या कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, इसको हम स्क्वायर की फॉर्म में भी स्टडी कर सकते हैं और दैट स्क्वायर इज गिवन बाय रिग्नाल्ड सी पुनेट। ठीक है, रिग्नाल्ड सी पुनेट, एंड इसलिए हम क्या बोलते हैं इसको, पुनेट स्क्वायर भी इसको हम बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम, पुनेट स्क्वायर भी इसको हम बोलते हैं। देखो कैसे, जैसे मान लो कि इसने यहाँ पे आपके यहाँ पे पुनेट स्क्वायर बनाया हुआ है। ठीक है, आपका कई बार क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि आपके पुनेट स्क्वायर की डिस्कवरी किसने की थी। जैसे उसने क्या लिया, यहाँ पे टॉल प्लांट लिया। ठीक है, यहाँ पे क्या किया उसने, दूसरे स्क्वायर में उसने क्या किया, मतलब ड्वार्फ प्लांट लिया। अब दोनों क्या करेंगे, गैमीट बनाएंगे। यहाँ पे जब गैमीट बनेंगे तो दोनों ही एक टाइप के गैमीट बनेंगे, कैपिटल टी, और यहाँ पे ड्वार्फ प्लांट क्या बनाएगा, वो गैमीट बनाएगा स्मॉल टी एंड स्मॉल टी। जब कैपिटल टी और कैपिटल टी आपस में क्या करेंगे, फ्यूज करेंगे, तो यहाँ पे जो प्लांट होगा उसके बाद जीनोटाइप क्या होगा, टॉल होगा। ठीक है, यानी कि कैपिटल टी एंड स्मॉल टी होगा। ये जब इसके साथ करेगा तो यहाँ पे भी क्या होगा, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी होगा। ये जो इसके साथ करेगा तो हम ये क्या होगा, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। यानी कि जो भी हमें जनरेशन मिली यहाँ पे चार प्लांट हमें देखने को मिलते हैं। तो बोलने का मतलब क्या कि चारों के चारों कैसे होते हैं आपके, मतलब जो मतलब वो आप चारों के चारों कैसे होते हैं, मतलब टॉल होते हैं। लेकिन जब इन टॉल की जो हम सेल्फिंग करेंगे, जब इन टॉल की हम क्या करेंगे, सेल्फिंग करेंगे, तो जैसे मान लो ये टॉल लिया आपने, ये आपने टॉल लिया, इन दोनों को सेल्फिंग किया आपने, सेल्फ पॉलिनेशन किया। ठीक है, तो यहाँ पे दो टाइप के गैमेट बने। ठीक है, तो उस टाइम पे हमारी जनरेशन कैसे बनी, हमारे पास अगर फिनोटिपिक रेशो देखें तो हमारे पास 3:1 आता है और जीनोटिपिक जो होते हैं 1:2:1 रेशो जो हमारे पास देखने को मिलता है। तो कैसे कर सकते हैं इसको, हम कैसे कर सकते हैं, या आप यहाँ भी कर सकते हैं। देखो कैसे, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। जैसे मान लो कि उसने क्या लिया, टॉल प्लांट लिया। टॉल प्लांट का जो मतलब आपका जो फॉर्मूला यहाँ पे कैपिटल टी, ठीक है, उसको उसने क्रॉस करवाया स्मॉल टी, दैट इज कॉल्ड एज द ड्वार्फ प्लांट। ठीक है, तो उसने क्या इसको एक
बॉक्स की फॉर्म में जो मतलब रिप्रेजेंट किया इसे, ठीक है, बॉक्स की फॉर्म में इसको हमने क्या किया, रिप्रेजेंट किया। तो कैपिटल टी यहाँ पे दो गैमेट बनेंगे, यहाँ पे स्मॉल टी और स्मॉल टी जो होते हैं ये गैमेट ऐसे बनेंगे। जब ये जो है आपका जो ये जब इसके साथ फ्यूज़ करेगा तो आपका जो ऑर्गेनिज्म बनेगा कैसे बनेगा, कैपिटल टी और स्मॉल टी बनेगा, ठीक है। और जब ये जो है आपका जो है मतलब इसके साथ फ्यूज़ करेगा तो ऑर्गेनिज्म कैसा बनेगा आपका, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी बनेगा। अब जब ये जो है इसके साथ फ्यूज़ करेगा तो यहाँ पे क्या होगा, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी बनेगा, और वैसे ही क्या होगा, यहाँ पे कैपिटल टी और स्मॉल टी बनेगा। यानी कि जो भी आपकी F1 जनरेशन में ऑर्गेनिज्म आए सारे के सारे कैसे थे, टॉल थे। अब सेम ही हम क्या करेंगे यहाँ पे, अब F1 ऑर्गेनिज्म को हम क्या करेंगे आपके मतलब इसकी क्रॉस करवाएंगे, F1 ऑर्गेनिज्म को हम क्या करवाएंगे, क्रॉस करवाएंगे। तो F1 ऑर्गेनिज्म क्या है, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या लिया, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी को क्या किया हमने, क्रॉस करवाया, ठीक है। अब उसमें देखें कैपिटल टी और कैपिटल टी जब आपस में फ्यूज़ करेंगे तो क्या बनेगा, प्योर टॉल बनेगा, ठीक है। यहाँ पे क्या बनेगा आपका, प्योर टॉल बनता है, ठीक है, ये आपने याद रखना है। जब ये कैपिटल टी स्मॉल टी के साथ करेगा तो यहाँ पे क्या बनेगा, हाइब्रिड टॉल बनेगा, ठीक है। और जब कैपिटल टी और स्मॉल टी जो आपस में करेंगे तो ये भी क्या बनेगा, हाइब्रिड टॉल बनेगा। और ये टी एंड टी स्मॉल तो क्या बनता है आपका, ड्वार्फ बनते हैं। तो जब हम फिनोटाइपिक रेशियो देखते हैं, जब हम बाहर से ऑर्गेनिज्म को देखेंगे तो हमें तीन ऑर्गेनिज्म कैसे देखने को मिलते हैं, टॉल देखने को मिलते हैं, और एक ऑर्गेनिज्म कैसे देखने को मिलता है, हमें ड्वार्फ देखने को मिलता है बाहर से। लेकिन अगर जीनोटाइप के बारे में बात करें तो जीनोटाइपिक रेशियो क्या होती है, 1 कैपिटल टी दैट इज प्योर टॉल, एंड उसके बाद जो दो जो होंगे आपके पास के होंगे हाइब्रिड टॉल होंगे, एंड जो मतलब वो एक जो आपके पास कैसा होगा आपका मतलब ये जो मतलब ड्वार्फ होगा। तो अगर फिनोटाइपिक रेशियो इज 3:1 एंड जीनोटाइपिक रेशियो इज 1:2:1 जो आपकी क्या हो जाती है, जीनोटाइपिक रेशियो हो जाती है। इसको हम क्या कर रहे हैं कि मतलब आपके टेबल की फॉर्म में भी क्या कर रहे हैं, इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एंड दिस इज कॉल्ड एज अ पुनेट स्क्वायर, इसको हम बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड एज अ पुनेट स्क्वायर, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका मोनो हाइब्रिड क्रॉस हमने कर लिया। लेकिन उसके बाद बेटा क्या होती है, एक टर्म आती है टेस्ट क्रॉस। क्या होता है टेस्ट क्रॉस, टेस्ट क्रॉस क्यों करते हैं, देखो टेस्ट क्रॉस क्या होता है, जब हम क्या करते हैं कि किसी इंडिविजुअल का, जैसे मान लो कि एक अननोन इंडिविजुअल है, अननोन इंडिविजुअल का जीनोटाइप को हमने पता करना है, जब उसको हम क्या करेंगे उसके रिसेसिव पेरेंट के साथ क्या करते हैं मतलब क्रॉस करते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, टेस्ट क्रॉस बोलते हैं। देखो जैसे मान लो कि आपके पास ही कैपिटल टी और स्मॉल टी है, ठीक है। जब इसको हम क्या करेंगे, रिसेसिव पेरेंट के साथ क्या करेंगे, क्रॉस करेंगे, देन दिस इज कॉल्ड एज द, उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम टेस्ट क्रॉस बोलेंगे, ठीक है। या मान लो कि ये भी हो सकता है आपका ये जो है कैपिटल टी एंड कैपिटल टी है, तो उसको हम जब इसके रिसेसिव पेरेंट के साथ क्या करेंगे मतलब क्रॉस करेंगे, देन दिस इज कॉल्ड एज द, उसको हम क्या बोलेंगे, टेस्ट क्रॉस बोलेंगे। और टेस्ट क्रॉस क्यों किया जाता है, टेस्ट क्रॉस क्या, इसका ये सिग्निफिकेंस होती है कि ये अननोन जीनोटाइप को पता करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। तो अननोन जीनोटाइप जब भी हमने क्या करना है, पता करना है, तो उस केस में हम क्या करते हैं, उस इंडिविजुअल क्या करते हैं, उसके रिसेसिव पेरेंट के साथ क्या करते हैं, उसको मतलब क्रॉस करवाते हैं, दैट क्रॉस इज कॉल्ड एज द टेस्ट क्रॉस, उसको हम बोलेंगे, उस क्रॉस को हम क्या बोलेंगे, टेस्ट क्रॉस हम बोलेंगे, ठीक है। तो वही चीज़ है कि अगर हमने जीनोटाइप ऑफ टॉल प्लांट, अगर F2 में अगर कोई टॉल प्लांट है उसकी जीनोटाइप को हमने पता लगाना है, तो हम क्या करेंगे, F2 प्लांट को क्या करेंगे, ड्वार्फ पेरेंट के साथ क्या करेंगे, उसका क्रॉस करवा देंगे। और जब हम देखते हैं कि मतलब अगर प्योर, जैसे मान लो कि F2 प्लांट है, ठीक है, हमें नहीं पता कि कौन सा टॉल है, वो प्योर टॉल है कि मतलब आपका जो मतलब वो हाइब्रिड टॉल है, तो हम क्या करेंगे, F2 प्लांट को क्या करेंगे, जैसे मान लो कि वो प्योर टॉल था, ठीक है, उसको हम क्या करेंगे, क्रॉस करवाएंगे ऐसे, ठीक है, उसके इसके साथ, ठीक है। तो यहाँ पे गैमेट जो बनेंगे, ठीक है, ये आपके जो मतलब कैपिटल टी एक ही टाइप का गैमेट बनेगा, दूसरा कैपिटल जो है इनको क्रॉस करवाएंगे, ये जो क्रॉस वो टेस्ट क्रॉस बोला, जो भी क्रॉस से मिलेगा आपको सारे के सारे प्लांट, अगर टॉल मिले, सारे के सारे प्लांट जो भी आपने क्रॉस करके मिले, तो उसका मतलब क्या समझ जाना कि वो टॉल कैसा था। अगर आपको एक टॉल प्लांट जो है, टॉल प्लांट को क्रॉस जब हम करते हैं, ठीक है, किसके साथ, रिसेसिव ड्वार्फ प्लांट के साथ, तो हमें अगर सारे के सारे पेरेंट जो होते हैं, सारे के सारे सॉरी ऑफस्प्रिंग्स होते हैं आपके, अगर वो टॉल मिलते हैं, उसका मतलब क्या है कि आपका जो टॉल प्लांट है कैसा है, वो प्योर टॉल है, ठीक है। अगर हमें यहाँ पे कैपिटल टी और स्मॉल टी वाला जीनस होता है, ठीक है, अगर उसको हम क्या करेंगे, इसके साथ क्या करेंगे मतलब जो हम लोग क्रॉस करेंगे, तो यहाँ पे हम एक लिख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे कैपिटल टी दो गैमेट बनेंगे, ठीक है, यहाँ पे दो गैमेट बनेंगे। तो बोलने का मतलब क्या, हमें 50% जो हमें मतलब टॉल मिलेंगे आपके, और जो मतलब आपके, और 50% जो मतलब आपके कैसे मिलेंगे, ड्वार्फ मिलेंगे, ये भी आपने याद रखना है। तो जब हमें जब हम टॉल प्लांट को जो मतलब ड्वार्फ के साथ क्रॉस करवाते हैं, अगर आपको 50% जो टॉल मिले, 50% जो ड्वार्फ मिले, तो समझ जाना वो प्लांट कौन सा है आपका, जो मतलब वो हाइब्रिड टॉल है, ये भी आपने याद रखना, हाइब्रिड टॉल है, ठीक है। तो ये क्या था आपका, ये जो मतलब आपके टेस्ट क्रॉस था। टेस्ट क्रॉस क्या होता है, टेस्ट क्रॉस का मतलब ये होता है कि आप जब भी
किसी अननोन जीनोटाइप का पता लगाने के लिए उस ऑफस्प्रिंग को क्या करते हैं, उसके रिसेसिव पेरेंट के साथ क्या करते हैं, क्रॉस करते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, टेस्ट क्रॉस हम बोलते हैं। ठीक है, ठीक है। तो जैसे लेकिन जब भी हम F2 जनरेशन को किसी भी पेरेंट के साथ या टॉल के साथ करवाएंगे, ठीक है, टॉल के अगर टॉल पेरेंट के साथ उसका हम क्रॉस करवाएंगे, देन दैट क्रॉस इज कॉल्ड एज अ बैक क्रॉस, उसको हम क्या बोलते हैं, बैक क्रॉस बोलते हैं। तो इन्हीं मोनो हाइब्रिड क्रॉस के बेसिस के ऊपर मेंडल ने क्या किया, लॉ दिए, 2 लॉ दिए। उस पहले से उसने कंक्लूजन दिए थे, बाद में जो है 3 साइंटिस्ट आए, उनको उसने उसकी स्टेटमेंट को, कंक्लूजन को जो है लॉ में चेंज कर दिया था। तो लॉ कौन सा था, एक लॉ ऑफ डोमिनेंस था और दूसरा कौन था आपका, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन था। ठीक है, तो बोलते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या बोलते हैं, देखो इन हिट्रोजाइगस हाइब्रिड में क्या होता है, इन हिट्रोजाइगस हाइब्रिड में क्या होता है, आउट ऑफ 2 एलील ऑफ फैक्टर जो होते हैं, ओनली 1 इज एबल टू एक्सप्रेस इटसेल्फ, द फैक्टर द एलील दैट इज गोइंग टू एक्सप्रेस इटसेल्फ इज कॉल्ड एज द डोमिनेंट एलील। और दूसरा जो फैक्टर खुद को जो मतलब एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है, दैट इज कॉल्ड एज अ रिसेसिव एलील। तो इसने बोलने का मतलब क्या है कि कैरेक्टर जो होते हैं, दे आर कंट्रोल बाई द फैक्टर। कैरेक्टर्स होते हैं, कौन कंट्रोल करता है, आपका फैक्टर कंट्रोल करते हैं। और फैक्टर कैसे होते हैं, पेयर में होते हैं। और इन डिसिमिलर पेयर ऑफ फैक्टर यानी कि हेटेरोजाइगस हैबिटेट में क्या होता है, हेटेरोजाइगस कंडीशन में क्या होता है, 1 मेंबर ऑफ पेयर केवल और केवल एक फैक्टर क्या करता है, खुद को डोमिनेट करता है, खुद को एक्सप्रेस कर पाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, डोमिनेंट फैक्टर बोलते हैं। और दूसरा जो होता है, दैट इज नॉट एबल टू एक्सप्रेस सेल्फ, दैट इज कॉल्ड एज अ रिसेसिव। ठीक है, दैट इज अनएबल टू एक्सप्रेस। ठीक है, तो जब ऐसा आपके जो मतलब किया गया, तो इसमें जो आपको जो मतलब आपकी जो रेशियो आती है 3:1 आती है, आपकी कौन सी, आपकी जो रेशियो आती है दैट इज कॉल्ड एज द फिनोटाइपिक रेशियो। एंड जो आपकी जो क्या बोलते हैं, जीनोटाइपिक रेशियो आती है दैट इज कॉल्ड एज आपकी 1:2:1। देख सकते हैं आप लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ डोमिनेंस में क्या बोलता है कि कैरेक्टर्स होते हैं, दे आर कंट्रोल बाय द डिस्क्रीट यूनिट, उनको हम क्या बोलते हैं, फैक्टर बोलते हैं। फैक्टर जो होते हैं हमेशा पेयर में होते हैं। देख सकते हैं आप, जैसे हमने ऐसे बनाया तो फैक्टर क्या थे, आपके पेयर में है। ठीक है, उसके बाद जो है इन डिसिमिलर पेयर ऑफ फैक्टर्स होते हैं, ओनली 1 मेंबर ऑफ द पेयर जो होता है वो डोमिनेट करता है और अदर क्या होता है, रिसेसिव होता है। और लॉ ऑफ डोमिनेंस होता है, ये किस लिए एक्सप्लेन करता है, ये एक्सप्लेन करता है कि केवल आपके F1 हाइब्रिड में क्या होता है, केवल एक ही फैक्टर खुद को एक्सप्रेस कर पाता है। मोनो हाइब्रिड क्रॉस में उसको हम क्या बोलते हैं, डोमिनेट बोलते हैं। और दूसरा जो मतलब खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, रिसेसिव फैक्टर बोलते हैं। जब उसकी हम जो है मतलब F2 जनरेशन में उसकी क्या करते हैं, रेशो निकालते हैं, 3:1 हमारे पास देखने को मिलता है। लेकिन सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या बोलता है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन बोलता है कि अकॉर्डिंग टू दिस लॉ एलील डू नॉट शो एनी ब्लेंडिंग एंड बोथ द कैरेक्टर्स होते हैं आर रिकवर्ड एज सच इन द F2 जनरेशन थ्रू वन ऑफ दिस नॉट इज अवेलेबल इन F1। देखो क्या होता है कि आपका जैसे टॉल और ड्वार्फ के बीच में जब हमने क्रॉस करवाया तो हमें कोई भी ऐसा प्लांट जो होता है देखने को नहीं मिलता है जिसकी हाइट जो मतलब इंटरमीडिएट होती है। भले ही हमें F1 जनरेशन में एक ऐसा प्लांट मिले जो कि केवल एक ही पेरेंट को क्या करे थे, मतलब रिजेंबल करे थे, लेकिन आपके F2 जनरेशन में क्या होता है, आपके दोनों पेरेंट को रिजेंबल करने के लिए क्या होते हैं, हमारे पास कंडीशन देखने को मिलती है। तो इसका मतलब क्या है कि सेग्रीगेशन का मतलब क्या होता है कि आपके जो है गैमीट जो होते हैं वो क्या होते हैं, जो आपके ऑर्गेनिज्म में क्या होते हैं, आपके गैमीट ड्यूरिंग द टाइम ऑफ गैमीट क्या होते हैं, ये जो फैक्टर होते हैं क्या करते हैं, सेग्रीगेट कर जाते हैं। जब ये सेग्रीगेट कर जाएंगे फिर जैसे ही जायगोट बनेगा तो उस टाइम पे क्या करेंगे, रैंडमली अरेंज कर जाएंगे। तो दिस इज कॉल्ड एज द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एक ऐसा लॉ है जिसकी कोई भी एक्सेप्शन देखने को नहीं मिलती है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को हम लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट भी बोलते हैं, क्योंकि गैमीट कैसे होते हैं, प्योर इन इटसेल्फ होते हैं और जैसे या तो डोमिनेंट फॉर्म में होंगे या तो आपके रिसेसिव फॉर्म होते हैं। तो बोलने का मतलब क्या है, लॉ इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट कि एलील्स होते हैं डू नॉट शो एनी ब्लेंडिंग एंड दैट बोथ द कैरेक्टर्स होते हैं आर रिकवर्ड एज सच इन द F2 जनरेशन। दो वन ऑफ दीज होते हैं दैट नॉट इन द F1 स्टेज, ये तो मैं आपको बता चुका हूँ। दो द पेरेंट्स कंटेन 2 एलील ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन, हमें पता है पेरेंट्स के पास क्या होते हैं, 2 एलील होते हैं, लेकिन ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन क्या होते हैं, फैक्टर्स और एलील्स होते हैं ऑफ ए पेयर जो होते हैं सेग्रीगेट हो जाते हैं एक दूसरे के साथ। और जो होगा एक गैमेट के पास केवल एक ही फैक्टर आएगा, ऑफ कोर्स जो होगा होमोजाइगस पेरेंट के पास क्या होगा, जो गैमेट प्रोड्यूस होंगे वो आपके जो मतलब सारे के सारे सेम टाइप के होंगे। और हेटेरोजाइगस प्लांट जैसे आपका ये होमोजाइगस है, ये होमोजाइगस क्या करेगा, एक ही टाइप के गैमेट बनाएगा, कैपिटल टी और कैपिटल टी, ठीक है। और जो हेटेरोजाइगस कंडीशन होगी वो क्या करेगा, 2 टाइप के गैमेट बनाएगा, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, जो है 2 टाइप के गैमेट यहाँ पे बनते हैं। तो ये आपने याद रखना है कि 2 काइंड ऑफ गैमेट्स बनते हैं हैविंग 1 एलील विद इक्वल प्रोपोर्शन, ये भी आपने याद रखना है, ठीक है।
मैंने क्या बोला कि ये जो लॉ थे आपके, जो दैट इज लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, इसमें लॉ ऑफ डोमिनेंस के तो बहुत सारे क्या हैं एक्सेप्शन है, लेकिन लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का कोई भी एक्सेप्शन नहीं, इसलिए हम क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को हम क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड एज अ लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट बोलते हैं। अब देखो लॉ ऑफ डोमिनेंस के क्या होते हैं, मतलब आपके क्या बोलते हैं, एक्सेप्शन देखते हो। तो पहला एक्सेप्शन है आपका दैट इज इनकम्प्लीट डोमिनेंस। देखो हमने क्या पढ़ा कि F1 जनरेशन में क्या होता है कि आउट ऑफ 2 फैक्टर्स होते हैं ओनली वन इज एबल टू एक्सप्रेस सेल्फ, और जो खुद को एक्सप्रेस करता है उसको हम क्या बोलेंगे, डोमिनेंट बोलेंगे, और जो नहीं कर पा रहे उसको हम क्या बोलेंगे, रिसेसिव बोलेंगे। लेकिन इनकम्प्लीट डोमिनेंस में क्या होता है कि आपके 2 फैक्टरों में क्या होता है कि डोमिनेंट फैक्टर खुद को क्या कर सकता है, वो एक्सप्रेस से नहीं कर पा रहे, डोमिनेंट फैक्टर जो होता है खुद को एक्सप्रेस से नहीं कर पा रहे, तो उसको हम बोलते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस। तो यहाँ पे क्या होता है, फिनोमेना जहाँ पे नन ऑफ द 2 एलील्स ऑफ ए जीन जो होते हैं वो डोमिनेंट होते हैं ओवर ईच अदर, इसलिए क्या होगा, जब दोनों प्रेजेंट होंगे तो क्या होगा, एक इंटरमीडिएट जो मतलब फिनोमेना देखने को मिलता है। तो देखो यहाँ पे आपका जो है मतलब यहाँ पे पेरेंट ले रखे हैं आपके कौन से, यहाँ पे जो है मतलब कैपिटल R एंड R, रेड प्लांट रखा है, प्योर रेड ले रखा है, और यहाँ पे वाइट ले रखा है, स्मॉल r एंड स्मॉल। जब गैमिट बनेंगे तो यहाँ पे एक ही टाइप का गैमिट बन रहा है, कैपिटल R एंड स्मॉल r। जब F1 जनरेशन देखिए तो बोलने का मतलब क्या, जो F1 जनरेशन कैसे होनी चाहिए थी, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डोमिनेंस आपका रेड होना चाहिए था, लेकिन क्या है यहाँ पे जो है मतलब पिंक आ गया, यानी कि आपका जो R फैक्टर है वो डोमिनेंट नहीं कर पा रहा है। तो यहाँ पे जो फिनोटाइप है वो कैसे आया आपका, वो मतलब देखने को बोलने का कैसे मिला आपका, मतलब वो आपको जो मतलब इंटरमीडिएट फिनोटाइप देखने को मिला। तो ये आपका एक्सेप्शन दैट इज ए इनकम्प्लीट डोमिनेशन। उसके बाद क्या किया, इस F1 जनरेशन को हमने क्या किया, सेल्फिंग की। तो हमें क्या किया, हमें जो मतलब 2 जो आपके जो मतलब जो हाइब्रिड वाले थे वो पिंक मिले, और आपके जो जीनोटिपिक और फिनोटिपिक रेशियो जो होती है हमारी इनकम्प्लीट डोमिनेंस में कैसी होती है, इक्वली होती है, 1:2:1 जो होती है जीनोटिपिक रेशियो होती है। तो बोलने का मतलब क्या है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस कहाँ शो की जाती है, डॉग फ्लावर जो होता है दैट इज स्नैप ड्रैगन और एंटी रहीनम जो होता है गुड एग्जाम्पल है, या मिराबलस जलापा 4 o'clock में भी क्या होता है, इस प्रकार का कंडीशन देखने को मिलती है, या एंडुलेशन फाउल उसमें भी क्या होता है आपकी इनकम्प्लीट जो है मतलब डोमिनेंस देखने को मिलती है। तो बोलते हैं व्हेन द एक्सपेरिमेंट ऑन पी जो होते हैं वर रिपीटेड यूजिंग अदर ट्रेट इन अदर प्लांट, तो इट वाज फाउंड दैट कि सम टाइम जो होता है F1 जनरेशन के पास क्या था, फिनोटाइप दैट इज नॉट रिजेंबलिंग आइदर ऑफ पेरेंट। आपका जो F1 जनरेशन में क्या था, हमने क्या पढ़ा था कि डोमिनेंस में जो होता है वो किसी एक पेरेंट को क्या करेगा, रिजेंबल करेगा, लेकिन इस केस में क्या हुआ कि F1 जो प्लांट है किसी भी पेरेंट को क्या कर रहा है, रिजेंबल नहीं कर रहा है, और वो उन दोनों पेरेंट के क्या है बीच में इंटरमीडिएट स्टेज बना रहा है। और इनहेरिटेंस ऑफ फ्लावर कलर इन डॉग फ्लावर जैसे स्नैप ड्रैगन है, और एंटी रहीनम जो होता है इज गुड एग्जाम्पल है टू अंडरस्टैंड द इनकम्प्लीट डोमिनेंस। और इन ए क्रॉस बिटवीन ट्रू ब्रीडिंग रेड फ्लावर, और जब हमने इसको क्रॉस किया जो वाइट फ्लावर के बीच में, तो क्या हुआ, F1 जो हमारे पास मिले कैसे मिले, पिंक मिले। और जब F1 को हमने सेल पॉलिनेशन किया तो हमारे पास 1:2:1 में जो है 1 रेड 2 जो है पिंक एंड 1 जो वाइट फ्लावर जो मिले। तो यहाँ पे जीनोटिपिक रेशियो जो थी और आपकी जो फिनोटिपिक रेशियो जो थी वो इक्वली जो थी वो सेम थी, लेकिन यहाँ पे 3:1 कोई ऐसी फिनोटिपिक रेशियो देखने को नहीं मिलती है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कैसे फ्लावर मिलने। तो मतलब आपका डोमिनेंस का कंसेप्ट क्या है, देखो व्हाट एग्जैक्टली इज द डोमिनेंस। बोलता है कि डोमिनेंस होती क्या है, वाई आर सम एलील्स होते हैं डोमिनेंट होते हैं और कुछ एलील्स होते हैं वो रिसेसिव होते हैं। तो इसको लिए क्या किया, हमें जीन को समझना पड़ेगा। देखो जीन क्या होता है, जैसे मान लो एक जीन क्या करेगा, वो सेगमेंट ऑफ DNA ही होता है, ठीक है, वो क्या करेगा, रेप्लीकेशन करेगा। जब वो रेप्लीकेशन करेगा उसके बाद क्या करेगा, वो ट्रांसक्रिप्शन करेगा, ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन करने के बाद क्या करेगा, प्रोटीन बनाएगा, और खुद को क्या करेगा, वो एक्सप्रेस कर देगा, दैट इज कॉल्ड एज द एक्सप्रेशन ऑफ ए जीन। जब जीन खुद को क्या कर रहा है, फुली एक्सप्रेस कर रहा है, तो दैट जीन इज कॉल्ड एज द डोमिनेंट एलील। लेकिन जब आपका जीन जो होता है उसमें कोई चेंजेस आते हैं, या तो वो फुली एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है, या तो जरा भी एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है, और अगर वो एक्सप्रेस कर भी रहा है तो डिफॉल्टिव प्रोडक्ट बना रहा है। तो बोलने का मतलब क्या है, इस केस में जीन के पास 3 चॉइसेस, या तो वो फुली एक्सप्रेस कर ही नहीं पा रहा है, वो एब्सेंट एक्सप्रेशन उसका, तो दैट एलील इज कॉल्ड रिसेसिव। अगर वो कर रहा है तो डिफॉल्टिव प्रोडक्ट बना रहा है, तो भी क्या है, वो आपका जो मतलब म्यूटेंट एलील है, या आपका जो मतलब रिसेसिव एलील है। उसके बाद अगर वो कर भी रहा है तो मतलब वो आपका जो स्मॉल अमाउंट ही प्रोडक्ट बना रहा है, तो इसका मतलब क्या है, इस कंडीशन में क्या होता है, जैसे उसको हम क्या बोलेंगे, आपको जो रिसेसिव एलील बोलेंगे। ठीक है, तो बोलने का मतलब क्या है, होमोजाइगस कंडीशन में क्या होंगे, दोनों डोमिनेंट होते हैं तो वो इजीली क्या कर जाते हैं, एक्सप्रेस कर पाते हैं। और होमोजाइगस रिसेसिव में क्या होते हैं कि दोनों जो होते हैं वो मतलब रिसेसिव होते हैं तो खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, इसलिए जो हम प्रोडक्ट नहीं बना सकते हैं बोला। तो बोलने का मतलब क्या, लेट अस टेक एन एग्जांपल ऑफ ए जीन जो क्या करता है, कोई एक एंजाइम बनाता है, ठीक है, एंजाइम बनाएगा।
ना यहाँ पे दो कॉपी है इस जीन की, ठीक है, दो एलीलिक फॉर्म है, एक डोमिनेंट एक रिसेसिव है। एक नॉर्मल अलील है जो क्या करेगा, नॉर्मल एंजाइम प्रोड्यूस करेगा, और वो क्या करेगा, किसी सबस्ट्रेट को क्या करेगा, चेंज करेगा, कलर प्रोड्यूस करेगा। लेकिन जो मॉडिफाइड है वो क्या करेगा, या तो नॉर्मल या लेस एफिशिएंट एंजाइम प्रोड्यूस करेगा, वो रिसेसिव चेंज हो गया। या तो नॉन फंक्शनल एंजाइम क्या करेगा, प्रोड्यूस करेगा, या तो कोई भी एंजाइम प्रोड्यूस नहीं करेगा, यानी कि वो क्या हो गया, मतलब आपका रिसेसिव अलील हो गया। तो इन द फर्स्ट केस में क्या हुआ, जब आपका अलील जो है मॉडिफाइड हो चुका है और वो क्या कर रहा है कि दैट इज नॉट इक्विवेलेंट टू अनमॉडिफाइड अलील, तो ये क्या करेगा, ये फिनोटाइप तो सेम प्रोड्यूस करेगा, लेकिन क्या होगा, रिजल्ट इन द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द सबस्ट्रेट एस। और इसमें क्या होगा, ये कॉमन होते हैं। लेकिन अगर आपका प्रोडक्ट जो है मतलब वो नॉन फंक्शनल प्रोड्यूस हुआ तो ऐसा प्रोडक्ट नहीं बन पाएगा, तो आपका फिनोटाइप जो होता है वो अलग बनेगा। तो फिनोटाइप जो होता है वो डिपेंड करता है फंक्शनिंग ऑफ अनमॉडिफाइड अलील। तो अनमॉडिफाइड या फंक्शनिंग अलील जो होगा विच रिप्रेजेंट द ओरिजिनल फिनोटाइप, वो उसको हम डोमिनेंट बोल देंगे, और जो मतलब मॉडिफाइड उसको हम क्या बोलेंगे, आपका रिसेसिव बोलेंगे। तो हैंस जो आपके एग्जाम्पल हैं वो क्या है कि आपका रिसेसिव अलील जो होता है उसके पास क्या होता है, या तो नॉन फंक्शनल एंजाइम बनाएगा, क्योंकि कोई भी एंजाइम प्रोड्यूस नहीं होता है, इसलिए क्या होता है, रिसेसिव कैरेक्टर शो करता है। ठीक है, तो ये आपका एग्जाम्पल था इनकम्प्लीट डोमिनेंस में। इसमें अपने याद रखना कि जीनोटाइपिक और फेनोटाइपिक रेशियो जो होती है सेम होती है। उसके बाद दूसरा याद रखना कि आपका जो F1 जनरेशन होता है वो दोनों पेरेंट को रिजेंबल करता है। ठीक है, दोनों पेरेंट को जो मतलब बीच में प्रेजेंट होता है, ठीक है, दोनों को भी रिजेंबल नहीं करता है। और आपका जो मतलब है यहाँ पे F2 जनरेशन में जो होती है जीनोटाइपिक रेशियो और जो मतलब फेनोटाइपिक रेशियो सेम होती है, और यहाँ पे जो मतलब आपकी जो डोमिनेंट जो अलील होगा वो पूरी तरह से डोमिनेट नहीं कर पाता, उसको हम बोलते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस। लेकिन को डोमिनेंस का एग्जांपल और इंटरेस्टिंग है, जब आपके दोनों एलील जो होते हैं F1 जनरेशन में खुद को एक्सप्रेस कर पा रहे हैं, देन दिस इज कॉल्ड एज द को डोमिनेंस। जैसे आपका ब्लड ग्रुप में ABO ब्लड ग्रुप जो है, आपका जो मतलब ABO ब्लड ग्रुप जो है इट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ मल्टीपल एलिलिज्म। लेकिन AB ब्लड ग्रुप जो है मतलब दैट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ को डोमिनेंस। तो यहाँ पे क्या होता है, जो है दोनों एलील्स होते हैं हमारे F1 फैक्टर में जो होते हैं क्या करते हैं, मतलब वो क्या करते हैं कि F1 जनरेशन में क्या करते हैं, मतलब खुद को एक्सप्रेस कर पाते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड एज, उसको हम क्या बोलेंगे, को डोमिनेंस हम बोलेंगे। तो को डोमिनेंस क्या होती है कि वो द एलील ऑफ ए जीन जो होते हैं खुद को जो है साइमल्टेनियसली क्या करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं। और F1 जनरेशन क्या करेगा, दोनों पेरेंट को क्या करेगा, रिजेंबल करेगा। लेकिन इनकम्प्लीट में क्या था, वो दोनों की रिजेंबल नहीं कर रहा है। जैसे हमारा RBC है, ठीक है, हमारे RBC के ऊपर क्या होता है, हमारे RBC के ऊपर क्या होता है, ठीक है, अगर देख सकते हैं अगर आप RBC के ऊपर क्या होता है कि जैसे मान लो ये RBC है, ठीक है, दिस इज RBC के ऊपर क्या होता है कि एंटीजन प्रेजेंट होता है। RBC सेल्स के पास क्या होता है, एक एंटीजन प्रेजेंट होता है जो कि हमारे ABO ब्लड ग्रुपिंग को डिटरमाइन करता है। ठीक है, और ABO ब्लड ग्रुपिंग जो होता है एक जीन जो है मतलब कैरी करता है, जीन इज कॉल्ड एज द आई जीन। उस जीन को हम आई जीन बोलेंगे। अगर आई जीन प्रेजेंट है और उसके साथ क्या होगा कि A टाइप का एंटीजन प्रेजेंट होगा हमारी RBC के ऊपर, तो हमारा ब्लड ग्रुप कैसा हो गया, A ब्लड ग्रुप हो गया बोला। अगर हमारी RBC के ऊपर B टाइप का एंटीजन प्रेजेंट है, देन दैट ब्लड ग्रुप इज कॉल्ड एज अ B टाइप ऑफ ब्लड ग्रुप बोलेंगे। अगर दोनों ही प्रेजेंट है, अगर आपके दोनों ही प्रेजेंट है तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे AB टाइप ऑफ ब्लड ग्रुप। ठीक है, तो इसका बोलने का मतलब कि अगर दोनों ही एब्सेंट है, अगर आपके जो है दोनों ही एब्सेंट है तो उस टाइप के ब्लड ग्रुप को हम क्या बोलेंगे, O टाइप का ब्लड ग्रुप बोलेंगे। ठीक है, अगर RBC के ऊपर जो है मतलब A टाइप का एंटीजन प्रेजेंट है, देन दैट इज कॉल्ड एज द A ब्लड ग्रुप। अगर B टाइप का प्रेजेंट है तो उसको हम क्या बोलेंगे, B ब्लड ग्रुप। अगर दोनों प्रेजेंट है तो AB ब्लड ग्रुप। अगर दोनों ही एब्सेंट है तो हम क्या बोलेंगे, O ब्लड ग्रुप। ठीक है, इसको हम बोलते हैं। तो ये जो ऑब्वियसली यहाँ पे एक जीन आई की जो मतलब बहुत सारे जो है मतलब एलील प्रेजेंट है, एक जीन आई की जो है मतलब पॉपुलेशन में बहुत सारे जीन प्रेजेंट है। कुछ पॉपुलेशन में A ब्लड ग्रुप वाले होंगे, कुछ B ब्लड ग्रुप वाले होंगे, कुछ जो मतलब आपके O ब्लड ग्रुप वाले होंगे। तो यहाँ पे 3 एलील जो होते हैं मतलब हमारे पॉपुलेशन में प्रेजेंट होते हैं। तो ये जो एग्जाम्पल है ब्लड ग्रुप का, ये क्या है मतलब मल्टीपल एलिज्म का ग्रुप है, एग्जाम्पल है। ठीक है, लेकिन सेम टाइम पे एक आदमी में तो क्या हो गया, आपके 2 ही प्रेजेंट हो सकते हैं, या तो A हो सकता है, या तो आपका B हो सकता है, या तो AB हो सकता है। ठीक है, या तो ये जो मतलब I जो है रिसेसिव है। तो बोलने का मतलब क्या कि जीन I के पास 3 एलील होते हैं, IA, IB एंड I। और IA एंड IB जो होते हैं ये क्या करते हैं, ये डिफरेंट फॉर्म ऑफ शुगर जो है बनाते हैं। लेकिन एलील स्मॉल आई जो है वो क्या करता है, कोई भी शुगर जो है नहीं बना पाता है। तो वो आपका स्मॉल आई क्या है मतलब रिसेसिव है। तो ह्यूमन क्या है, हम डिप्लॉयड हैं, हम ऑर्गेनिज्म है। हर के पास क्या, हर बंदे के पास, हर पर्सन के पास क्या होता है कि मतलब 3 एलील में से 2 ही प्रेजेंट हो सकते हैं। जब IA एंड स्मॉल आई प्रेजेंट होगा किसी इंडिविजुअल में तो ब्लड ग्रुप कौन सा होगा, A ब्लड ग्रुप होगा। जब IA एंड कैपिटल IA दोनों प्रेजेंट होगा तो भी क्या होगा, ब्लड ग्रुप A होगा। ठीक है, जब आपका IB एंड स्मॉल आई प्रेजेंट होगा, आपका
आई बी एंड स्मॉल आई प्रेजेंट होगा तो ब्लड ग्रुप कौन सा होगा, बी होगा। आई बी एंड कैपिटल बी जो आई बी जो प्रेजेंट होगा तब भी क्या होगा, आपका स्मॉल ब्लड ग्रुप, आपका ब्लड ग्रुप बी होगा। अब स्मॉल आई एंड स्मॉल आई दोनों प्रेजेंट होगा तो आपका जो है ओ ब्लड ग्रुप होगा, ठीक है, ये भी आपने याद रखना। तो यानी कि देख, और अगर आई ए और आई बी दोनों प्रेजेंट होंगे तो आपका ब्लड ग्रुप जो होता है ए बी ब्लड ग्रुप है। तो ए बी ब्लड ग्रुप जो होता है आपका किसका एग्जाम्पल है, आपका जो है को डोमिनेंस का एग्जाम्पल है, ठीक है। तो ये भी आपने रखना कि ए बी ब्लड ग्रुप जो होते हैं इसमें दोनों एलील क्या करते हैं, दोनों खुद को इक्वली एक्सप्रेस करते हैं, और दैट एग्जाम्पल इज कॉल्ड एज द को डोमिनेंस का एग्जाम्पल है। आप देख सकते हैं कि हमारी जो है मतलब यहाँ पे एलील फ्रॉम वन ए पेरेंट, एलील फ्रॉम सेकंड पेरेंट, और जीनोटाइप क्या होगा आई ए, देन दिस इज कॉल्ड एज द ब्लड ग्रुप टाइप्स ग्रुप ए, आई ए आई बी। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे दोनों एलील्स होते हैं इक्वली एक्सप्रेस कर रहे हैं, दिस इज कॉल्ड एज द को डोमिनेंस का केस है ये। आई ए जो है मतलब यहाँ पे जो है स्मॉल ए, दैट इज आई ए, ये बनेगा तो आपका ए ब्लड ग्रुप है, क्योंकि ए जो होता है स्मॉल आई के ऊपर क्या होता है, डोमिनेंट होता है। आई बी जो होता है ये क्या बनाएगा, ए बी बनाएगा। आपका आई बी क्या बनाएगा, बी बनाएगा। आई बी आई क्या बनाएगा, बी बनाएगा, और दोनों ही जब होंगे तो क्या होगा, ओ बनाएगा। तो यहाँ पे देखने को कितने जीनोटाइप मिलते हैं, आपको देखने को 6 जीनोटाइप मिलेंगे, लेकिन आपके पास फिनोटाइप केवल 4 ही होते हैं, दैट इज ए बी, आपका बी एंड ओ, 4 ही फिनोटाइप होते हैं। आपके फिनोटाइप कितने होते हैं, 4 ही होते हैं। तो आपका जो ब्लड ग्रुप का जो केस है वो क्या है, ए बी ब्लड ग्रुपिंग का केस अगर हम लेते हैं तो क्या है वो आपका मल्टीपल एलिज्म का केस है, लेकिन ए बी ब्लड ग्रुप का जो केस है दैट इज एग्जाम्पल ऑफ को डोमिनेंस, ये भी आपने याद रखना है। तो इसमें ये भी एग्जाम्पल हो गया, लेकिन ओकेजनली क्या होता है, जब ये सिंगल जीन प्रोडक्ट में प्रोड्यूस मोर देन वन इफेक्ट, कई बार क्या होता है, ये एक जीन जो होता है बहुत सारे करेक्टर को कंट्रोल करता है। जब ऐसी कंडीशन होती है तो उस केस में हम क्या बोलते हैं, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ प्लियोट्रोपी। जैसे एग्जाम्पल ले लो, स्टार्च सिंथेसिस इन पी सीड में कैसे होता है, अगर पी सीड में जो है स्टार्च कितना बनेगा उसमें डिपेंड करता है कि आपका जीन कौन सा है। अगर कैपिटल बी है तो आपका जीन जो होगा वो काफ़ी ज़्यादा मतलब क्या करेगा, स्टार्च बनाएगा। स्मॉल बी है तो उतना अमाउंट ऑफ स्टार्च जो है मतलब नहीं बनाएगा। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म में क्या होगा, कैपिटल बी एंड कैपिटल बी है, होमोजाइगस कंडीशन है, तो यहाँ पे क्या होगा, स्टार्च की सेंसिटिविटी बहुत ज़्यादा होगी और स्टार्च ग्रेन का साइज होगा लार्ज होगा, और इसके बदले में अगर स्मॉल बी होगा तो यहाँ पे लेसर एब्सेंसी ऑफ स्टार्च होती है और स्टार्च ग्रेन का साइज होता है वो स्मॉल होगा। तो जैसे मैचुरेशन हो जाएगा तो स्टार्च ग्रेन का साइज किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, कैपिटल बी और स्मॉल बी के ऊपर डिपेंड कर रहा है। जैसे मैचुरेशन होगा तो बी वी वाले जो सीड होंगे वो कैसे होंगे, राउंड होंगे, और आपके स्मॉल बी वाले कैसे होंगे, रिंकल्ड होंगे। तो हेटेरोजाइगोट प्रोड्यूस राउंड सीड एंड बी सेम टू बी डोमिनेंट अलील, बट द स्टार्च ग्रेन प्रोड्यूस होती है वो कैसी होगी, इंटरमीडिएट साइज होती है बी। सो स्टार्च ग्रेन साइज इज कंसिडर्ड एज ए फिनोटाइप, और देन फ्रॉम दिस एंगल एलील शो इनकम्प्लीट डोमिनेंस, ठीक है, और देयरफॉर डोमिनेंस इज नॉट ए ऑटोनोमस फीचर ऑफ ए जीन और द प्रोडक्ट दैट इज हैज़ इन्फॉर्मेशन फॉर इट डिपेंड ऑन द मच ऑफ द जीन प्रोडक्ट, ठीक है। डोमिनेंस कहते हैं डिपेंड करता है कि आपका एलील जो है किस टाइप के जो मतलब प्रोडक्ट बना रहा है, किस प्रोडक्ट के जो मतलब वो एंजाइम बना रहा है। अगर वो प्रॉपर एंजाइम बना रहा है तो उसको हम डोमिनेंट बोलेंगे, अगर नहीं बना रहा है या प्रोडक्ट बना रहा है उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम जो मतलब रिसेसिव जीन बोलेंगे। तो आपका जो बी वाला केस है, जैसे मान लो इसने क्या बताया कि कैपिटल बी और कैपिटल बी क्या करेंगे, ये दोनों जो है मतलब प्रॉपरली एक डिपेंड करता है कि स्टार्च ग्रेन बहुत अच्छी बनाएंगे। लेकिन स्मॉल बी एंड स्मॉल बी होंगे, यहाँ पे भी ये कंडीशन भी हो सकती है, ये आपकी ये कंडीशन भी हो सकती है। ये तो क्या होगा, ये आपका राउंड बनाएगा, ठीक है, ये राउंड सीड बनाएगा, ठीक है। इसका साइज होगा मतलब कैसे होगा, स्मॉल होगा लेकिन रिंकल्ड होगा, ठीक है, लेकिन इसका साइज होगा इन दोनों के इंटरमीडिएट होता है, यानी कि यहाँ पे कैपिटल बी भी प्रॉपर से क्या है मतलब वो आपका जो है मतलब डोमिनेंट नहीं कर पा रहा है। तो इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, इनकम्प्लीट डोमिनेंस बोलते हैं। तो यहाँ पे स्टार्च ग्रेन का अगर सिंथेसिस देखते हैं तो उसके स्टार्च ग्रेन का जो करेक्टर है ये भी आपका इनकम्प्लीट डोमिनेंस शो करता है, क्योंकि यहाँ पे कैपिटल बी जो होता है वो प्रॉपर स्टार्च नहीं बना पा रहा है, जिससे क्या होता है यहाँ पे 3 फिनोटाइप देखने को मिलते हैं आपके 1:2:1 में, क्योंकि यहाँ पे दोनों बीच ही होता है अगर आपने प्रॉपर जो मतलब सीड की शेप बनानी है। तो अगर हम सीड शेप के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बोलने का मतलब क्या है, ये आपको जो पी का जो फ्लावर है, पी के जो सीड हैं वो भी आपके इनकम्प्लीट डोमिनेंस शो करते हैं। ये भी आपने याद रखना, क्यों, क्योंकि कैपिटल बी एंड कैपिटल बी होंगे, जब वो दोनों होमोजाइगस कंडीशन में प्रेजेंट होंगे तो वो प्रॉपर क्या करेंगे, स्टार्च बनाएंगे, और जिसकी वजह से क्या होता है कि मतलब आपका जो मतलब स्टार्च ग्रेन जो है मतलब राउंड बनेगा, ठीक है। लेकिन कैपिटल बी और स्मॉल बी है तो यहाँ इनकम्प्लीट डोमिनेंस हो जाती है। आपका स्टार्च तो राउंड बनेगा ही बनेगा सीड है, लेकिन वो साइज उसका जो मतलब प्योर जो आपका कैपिटल बी है कैपिटल बी की तरह नहीं हो पाएगा, वो इंटरमीडिएट होगा, इसलिए क्या होगा यहाँ पे भी इनकम्प्लीट डोमिनेंस शो होती है। दैट इज एग्जांपल ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस, ठीक है, इतना आपने याद